आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। रेख्ता, जो लोग उर्दू को जानते हैं, जो लोग उर्दू के शौकीन हैं, जो लोग उर्दू के इतिहास को जानते हैं, जिन लोगों को शेर व शायरी पसंद है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रेख्ता है क्या। जिन्हें साहित्य से मोहब्बत है, साहित्य में रुचि है, वो लोग जानते हैं कि रेख्ता है क्या। एक कार्यक्रम हमेशा होता है रेख्ता, इसमें बड़े बड़े जो लिटरेचर होता है फेस्टिवल, और उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, अपनी गज़लें, अपनी शायरियाँ या अपनी किताब के बारे में बताते हैं। तमाम चीज़ें होती रहती है। रेख्ता के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार का रेख्ता पूरे तरीके से सरकारों के चुंगल में नजर आया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि उसकी एक वजह है। एक मशहूर नाम है और उन्हें रोका गया, अशोक वाजपेयी। सब जानते हैं अशोक वाजपेयी कौन है, साहित्यकार हैं बड़े, किस तरीके की साहित्य वो करते हैं, क्या क्या सब भी उनकी वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। दरअसल अशोक वाजपेयी रेख्ता के कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे या पहुंचे थे या उनको इनविटेशन दिया, तो इनविटेशन के साथ में ये कहा गया कि आपको राजनीति या सरकार की सीधी आलोचना नहीं करनी है। आप सोचिए, एक लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है और वहां के ऑर्गेनाइजर ये बात कहते हैं, वहां के जो वक्ता है, जिन्हें बुलाया गया है, उनसे यह कहा जाता है कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम में आकर राजनीति ना करिए, और दूसरा सरकार की विरोध में कुछ ना बोले, सरकार की सीधी आलोचना ना करिए। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, क्या वो दौर लद गया, वो दिन चले गए कि जब बड़े बड़े लिटरेचर फेस्टिवल हुआ करते थे, वहां का एक एक बयान निकल के आता था और वो बाकायदा मीडिया की सुर्खियां बनता था, उसको लेकर राजनीति हुआ करती थी। लेकिन अब यहां पर ब्रेक लगा दिया है। क्या ये ब्रेक ऊपर से लगवाया गया है, या क्या रेख्ता वालों को भी कुछ डर सताने लगा है कि लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, गेस्ट को बुलाया जाता है, बड़े बड़े वक्ता उसके अंदर आते हैं, और उस लिटरेचर, जैसे मैंने बताया कि रेख्ता जो कार्यक्रम होता है वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। रेख्ता के अंदर जो साहित्य में जो रुचि रखने वाले लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो साहित्य का ये प्रोग्राम था रेख्ता, और उसमें जब बुलाया गया तो अशोक वाजपेयी को साफ ये कहा गया कि आप आइए, अपने वक्तव्य रखिए आप, लेकिन आप यहाँ पर सरकार की सीधी आलोचना नहीं कर सकते हैं, आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर जो कई सवाल उठने लगे हैं, इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि पहले मीडिया को कंट्रोल किया गया, गोदी मीडिया नाम दे दिया गया, उसके बाद अब इस तरह के जो लिटरेचर फेस्टिवल जो होते हैं, रेख्ता, जैसे मैंने बताया कि रेख्ता के अंदर अशोक वाजपेयी ने इसको लेकर बाकायदा एक ट्वीट किया है, और अशोक वाजपेयी अपने ट्वीट में लिखते हैं, मैं आज अर्थ और रेख्ता द्वारा आयोजित कल्चर फेस्टिवल में भाग नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझसे कहा गया कि मैं ऐसी ही कविताएं पढ़ूं जिसमें राजनीति या सरकार की सीधी आलोचना ना हो। इस तरह का सेंसर अस्वीकार्य है। अशोक वाजपेयी ये लिखते हैं। तो दोस्तों, ये जो राजनीति आजकल हो रही है, राजनीति को इन तमाम चीजों से, इन तमाम बातों से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी साहित्य की बात होती है, जहां पर लिटरेचर की बात होती है, तो हमारे देश के युवाओं को वहां पर कुछ सीखने को मिलता है कुछ, और जो दूसरे कुछ ऐसा नहीं है कि जो साहित्यकार होते हैं वो सिर्फ बुजुर्ग ही होते हैं, कई युवा भी होते हैं, कई नौजवान भी होते हैं जो ऐसे लिटरेचरों में आकर, ऐसे कार्यक्रमों में आकर अपनी हर बात को वो लोगों के सामने रखते हैं। और ऐसे में वहां पर भी सेंसर लगा दिया जाए कि आप आइए कार्यक्रम में, लेकिन आप सरकार की सीधी आलोचना नहीं कर सकते हैं, आप सरकार विरोधी कुछ बयान नहीं दे सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि ये भी हकीकत है कि अशोक वाजपेयी के, उनका भी एक वक्त था कि इमरजेंसी के बाद में उन्होंने भी कार्यक्रम का आयोजन किया था, और उस कार्यक्रम में भी जो साहित्यकार आए थे वो बोलने से डरते थे। हालांकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि आपको कुछ बोलना नहीं है सरकार विरोधी, लेकिन डरते थे। लेकिन एक हास्य कवि जो होता है, एक साहित्यकार जो होता है, वो अपने अलग ही अंदाज में आलोचना करना और तमाम चीजें चलती रहती है। साहित्यकार जो होता है, हास्य कवि जो होता है, पत्रकार जो होता है, उनका काम ही यही है
कि वो अच्छे ढंग से एक अदब के दायरे में रहकर सरकार की आलोचना करे, सरकार को आईना दिखाए। कुछ गलत नीतियां हैं तो वो जो जनता से जुड़े हुए कुछ गलत अगर नीतियां हैं तो वो सरकार के सामने लाकर रखे, सरकार को दिखाए कि देखिए ये गलत है। लेकिन इस तरह की सेंसरशिप पहले मीडिया में और उसके बाद अब देखिए आप, क्योंकि ये तो है कि न्यूज़पेपरों में तो ये तमाम खबरें छपती नहीं है। पहले न्यूज़पेपरों की हेडलाइन को अपने तरीके से पूरा कर दिया गया, उसके बाद में मीडिया को पूरा कंट्रोल किया गया। सोशल मीडिया का भी अब आप हाल देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है। और अब ऐसे में साहित्य के मामलों को लेकर ये तमाम चीजें ये कई सवाल खड़े करती है। दोस्तों इसी को लेकर एक और चीज आपको मैं बता रहा हूं कि मीडिया, जैसा मैंने बताया कि मीडिया पर कंट्रोल किया गया। आज ही का ट्वीट है, अमीश देवगन बड़े चैनल के स्टार एंकर हैं, अक्सर अपना प्राइम टाइम कार्यक्रम बड़ा मशहूर रहता है इनका, इसकी हेडलाइन हमेशा नफरत भरी रहती है। वो लिखते हैं कि 1996 में जैन हवाला डायरी में नाम आने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या राजनीति में आज ऐसी सूचिता बची है? ये ट्वीट अमीश देवगन ने किया, किस लिए? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ये ट्वीट अमीश देवगन ने किया, क्योंकि ये सभी को पता है, पूरा देश देख रहा है कि जो शराब को लेकर, जो शराब नीति और जो तमाम चीजों को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए, उसमें कोई रोक टोक या कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो अमीश देवगन का ट्वीट आया है, इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं। वो कमेंट्स भी सभी को उसमें ध्यान देना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा कि 1996 में हवाला कांड में एक नाम आया था आडवाणी जी का, और उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था, क्या ऐसी जो है वो अब कोई मिसाल बची है या क्या ऐसी सूचिता जो अब देश की राजनीति में बची है? तो इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। उसमें एक हैं किशले, वो लिखते हैं नहीं बची है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सहारा बिरला डायरी में नाम आने पर भी इस्तीफा नहीं दिया, उल्टा कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर इसकी जांच बंद करवा डाली। तो ये तमाम जो चीजें हैं दोस्तों, ऐसा एक कमेंट नहीं है, उसके नीचे कई सारे कमेंट्स हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ये सत्ता का वो दौर है जहां बाकायदा छंटनी की गई है, कौन सत्ता विरोधी है, कौन सत्ता के पक्ष में है। यानी पत्रकारिता जैसा भी कुछ बचा नहीं है। हर जगह पर कहीं न कहीं भय है, कहीं डर है, कहीं नफरत का जहर है, कहीं धर्म की भावनाओं में इतना ज्यादा कोई बह गया है कि उसे कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। इन तमाम चीजों के बारे में हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि भारत जो हमारा संविधान है, वो संविधान हर मजहब के लिए, आप चाहे नास्तिक है इस देश के अंदर, अगर एक नास्तिक है तो उसको भी हमारा संविधान इतनी ही इजाजत देता है जितनी 30 करोड़ मुसलमानों को या 80 करोड़ हिंदुओं को देता है। इसी तरीके से मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारा देश एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। आप, क्योंकि जब गुलदस्ता एक जो बनता है वो अलग अलग रंग बिरंगी फूलों से बनता है, उसके अंदर हरा रंग का फूल भी होता है, उसके अंदर गुलाबी रंग का फूल भी होता है, हर तरह के नारंगी रंग का फूल भी, हर तरह के रंग के उसमें फूल होते हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं नारंगी रंग का फूल निकाल कर फेंक दूं या हरा फूल उसमें से निकाल कर फेंक दूं, तो वो गुलदस्ता काफी बदनुमा हो जाएगा, बड़ा भद्दा दिखने लगेगा। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और इस तरह की राजनीति और तमाम चीजें, किस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है, देश के नौजवानों को खुद इसके बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी आप देश लाइव को और सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।